आज आगे बढ़ते हैं और आज का कॉन्सेप्ट है हमारा कलेक्शन या कंटेनर टाइप्स। कलेक्शन या कंटेनर टाइप्स। तो मान लीजिए मुझे एक छोटा सा टास्क मिला। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। मुझे उन सब की सैलरीज को प्रोग्राम में स्टोर करना है और फिर उन सैलरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैक्सिमम सैलरी मिनिमम सैलरी निकालनी है। कैसे करेंगे? तो मान लीजिए पहला एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी 10,000 है। अब इसकी सैलरी को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, लेट अस सपोज S1। अब दूसरा एम्प्लॉय आएगा, उसकी सैलरी मान लीजिए 8,000 है। उसकी सैलरी को मैंने एक और वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज हैं, तो इन 100 एम्प्लॉयज के लिए मान लीजिए आपने 100 सैलरीज को स्टोर करने के लिए अपने प्रोग्राम में 100 वेरिएबल्स बना दिए। अब कैसे पता करोगे इन सब में सबसे बड़ी सैलरी कौन है, सबसे छोटी कौन है? और फिर इन सारी सैलरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? तो अभी तक जो सीखा उसके हिसाब से इफ एल्स चलेगा। इफ S1 इज ग्रेटर देन S2, अगर ये ट्रू है तो अभी हमें ये पता चल गया कि S1 की सैलरी S2 से बड़ी है। लेकिन अभी S3 से भी चेक करना है, S4 से भी करना है। तो सर कितने इफ लगाएंगे, कितने एलिफ लगाएंगे? बहुत सारे। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर करें कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व? तो जब कभी आपको बहुत सारी वैल्यू को मैनेज करना हो और ये बहुत सारी वैल्यूज एक ही कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है? सैलरी। तो बहुत सारी वैल्यूज जो एक ही कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करे, या तो सबकी एज होती, सबके नेम होते, सबके एड्रेस होते। तो सब में कॉन्टेक्स्ट एक ही है, सब सैलरीज हैं, सब एज हैं, सबके नाम हैं। तो आप इनको मैनेज करने के लिए अलग अलग वेरिएबल ना बनाकर जो पाइथन में नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, कलेक्शन या कंटेनर टाइप, इनका यूज करें। तो इनका पर्पस होता है टू मैनेज ग्रुप ऑफ वैल्यू एज सिंगल यूनिट। बहुत सारी वैल्यू के ग्रुप को एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर करना। पाइथन के अंदर कई सारे कलेक्शन टाइप हैं। उनमें से एक का नाम है लिस्ट। लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और भी।
ये वो कलेक्शन टाइप है जो जनरली हम डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि किसमें क्या होता है। तो हमारा जो लिस्ट कलेक्शन है, इसके अंदर आप बहुत सारी वैल्यूज को रखेंगे। वो वैल्यूज हमारी डुप्लीकेट भी हो सकती हैं। इनमें से कोई ऐसा है जो डुप्लीकेट वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो फिलहाल हम लिस्ट की बात करते हैं। तो लिस्ट अगर मुझे बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, वो देखिए। स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को पाइथन में लिस्ट कहा जाता है। लेकिन अगर हम कल की क्लास याद करें तो कल हम इसको इंडेक्स ऑपरेटर कह रहे थे और आज हम इसको लिस्ट कह रहे हैं। क्या डिफरेंस होगा? अगर एक प्रीफिक्स के साथ इसको लिखा जाता है तो ये इंडेक्स ऑपरेटर है, और अगर ये डायरेक्ट लिखा जाता है, इसके प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है, तो ये लिस्ट। तो जब स्क्वायर ब्रैकेट के प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं लगा होता तो ये हमारा लिस्ट है। और जब स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कोई प्रीफिक्स लगा हो तो ये हमारा इंडेक्स ऑपरेटर कहलाता है। तो ऐसा अगर पहली बार हुआ है तो कई बार होना है कि एक ही सिंबल के कई मीनिंग है पाइथन में। एक ही सिंबल होगा, उसके कई सारे मीनिंग पाइथन के अंदर रखे गए हैं। उनमें से एक यही है, स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर। इवन ये भी तो है, इसको भी तो आप जानते हो, प्लस। अब इसका एक ही मीनिंग तो नहीं है ना, इसके दो मीनिंग है। पहला अर्थमेटिक एडिशन करना और दूसरा कॉन्कैटिनेशन करना। दो स्ट्रिंग है तो कॉन्कैट कर देगा, दो नंबर हैं तो उनको अर्थमेटिकली ऐड कर देगा। और भी आगे चलकर ऐसे सिंबल्स नजर आएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर में आप जो भी लिखेंगे वो सारी वैल्यूज लिस्ट का पार्ट बन जाएंगी। अब आप क्या लिखेंगे, जो आपका मन करे। और अगर मान लीजिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो एक एम्प्टी लिस्ट बनकर तैयार हो गई। इस एम्प्टी लिस्ट को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, लेट अस सपोज एक्स। तो अब एक्स कौन है? एक लिस्ट है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। पर ये कैसे प्रूफ होगा कि एक्स एक लिस्ट ही है? टाइप से पता कर सकते हैं, टाइप ऑफ एक्स। तो टाइप हमारा क्या आ रहा है? इसका लिस्ट आ रहा है। अब अगर मैं लिस्ट को बनाते समय जानता हूं कि मुझे उसमें किन किन वैल्यूज को रखना है, तो मैं उसी समय कॉमा लगाते हुए लिस्ट के अंदर वैल्यूज को रख सकता हूँ। जैसे 10, 5, 20, फिर से 10 कर दिया, 7 कर दिया, फिर 10 कर दिया। अब हमें सजेशन यही दिया गया कि आप कोई भी कलेक्शन, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे सेट हो, जब बनाए तो उसमें सेम कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू रखें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपने इंटीजर भी रख दिया, स्ट्रिंग भी रख दिया, तो एरर नहीं आती। बट ये जनरली सजेस्ट नहीं किया जाता, तो अभी मैं कर देता हूं कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है लिस्ट में, ये हमारा रैम मेमोरी पे डिपेंड करेगा
कोई पहले से एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या नहीं है कि भाई 10,000 आएंगी या 10 लाख आएंगी या 10 करोड़ आएंगी। डिपेंड करेगा आपकी मेमोरी कितनी अवेलेबल है। तो अभी के लिए आप मान के चलो कि जितनी वैल्यूज आप रखना चाहते हैं लिस्ट में, कॉमा लगाकर आप रख सकते हैं। अभी मैंने इतनी रखी। अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो लिस्ट में इन वैल्यूज का ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में लिस्ट में आपने वैल्यूज रखी हैं, जब लिस्ट को प्रिंट किया जाएगा तो उसी ऑर्डर में वैल्यूज प्रिंट होंगी। ऐसा नहीं है कि पहले 7 आ जाएगा या पहले ये आ जाएगा, पहले 10 ही आएगा फिर 5। जिस ऑर्डर में लिस्ट में वैल्यूज रखी गई थी उसी ऑर्डर में यहाँ पर आ रही है। डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ रही है। देखो 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है। तो डुप्लीकेट वैल्यू हमारी स्टोर हो रही है। पता ना करो। तो अब देखो सैलरीज को स्टोर करने के लिए सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी बहुत सारे एम्प्लॉयज से सेम हो सकती है। तो लिस्ट एक सही सॉल्यूशन हो सकता है वहां पर। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या हम लिस्ट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को निकाल सकते हैं, तो आंसर आया यस। लिस्ट में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग होती है उसी तरह से जिस तरह से कल हमने स्ट्रिंग के साथ पढ़ी थी। तो लिस्ट के हर एलिमेंट को 2 इंडेक्स दे दिए जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो अगर आप लिस्ट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में इंटरेस्टेड हैं रादर देन होल लिस्ट, तो आप इंडेक्स ऑपरेटर लगाकर लिस्ट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हिट कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं एक्स ऑफ 0, बताइए एक्स ऑफ 0 यानी कि लिस्ट के 0 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, 10। और लिस्ट के -1 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, 5। अगर मैं लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूं, पूरी लिस्ट को प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं एक एक एलिमेंट को बाहर निकालूंगा, उनको प्रिंट करूंगा, तो हम इंडेक्स लगाकर भी कर सकते हैं इस काम को। और फॉर लूप में हम डायरेक्ट लिस्ट को पास कर सकते हैं। तो फॉर लूप हमसे रेंज फंक्शन भी मांगता है, स्ट्रिंग भी मांगता है और लिस्ट भी, फॉर आई इन लिस्ट। ये फॉर लूप उतनी बार चलेगा जितने लिस्ट के अंदर एलिमेंट है, और हर बार एक एक एलिमेंट को आई में कॉपी करता रहेगा। एक एक एलिमेंट आपका फॉर लूप से एक्सेस हो जाता है। अगर हम खुद से लिस्ट की लेंथ निकालना चाहें तो लेंथ फंक्शन कल हमने यूज किया था स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए, वही लेंथ फंक्शन किसी भी कलेक्शन की लेंथ निकालने के लिए भी यूज किया जा सकता है, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे सेट हो। तो मैं लेंथ फंक्शन कॉल करूंगा और यहाँ पर लिस्ट पास कर दूंगा। ये लाइन क्या करेगी, जो भी हमने लिस्ट पास करी है लेंथ फंक्शन में,
उसकी लेंथ निकालेगी और फिर प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट कर देगा। 8, लेकिन लिस्ट के अंदर 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो आपने एग्जाम्पल थ्योरी में कंसीडर किया था, उसको थोड़ा सा मैं कोड बनाता हूँ। मान लीजिए एक लिस्ट है, इस लिस्ट में मैंने कुछ एम्प्लॉयज की सैलरीज को स्टोर किया। किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की सैलरी 12,000 है, किसी की 8,000 है, किसी की 9,000 है, किसी की 11,000 है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी 5 एम्प्लॉयज की सैलरी है। अब मुझसे कहा गया इन सारी सैलरीज में सबसे मिनिमम सैलरी क्या है, ये फाइंड आउट करिए। तो अगर मैं इनको अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करता तो मेरे एफर्ट्स बहुत लगते और मुझे खुद से ही पहले लगाकर इस काम को करना होता। लेकिन अगर मैंने इन वैल्यूज को एक लिस्ट में रखा हुआ है, तो पाइथन के अंदर कुछ रेडीमेड फंक्शंस हैं जो हमारे लिस्ट या किसी कलेक्शन पे काम करने के लिए बनाए गए हैं। उनमें से एक फंक्शन है जिसका नाम है मिन। मिन फंक्शन क्या कहता है, आप मुझे लिस्ट दे दो, मैं अपने अंदर से उस लिस्ट में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो निकाल कर आपको दे दूंगा। आपको अपना कोई इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे सबसे छोटी वैल्यू जो दिख रही है 8,000 मुझे मिल जाएगी। और अगर मैंने लिस्ट नहीं पढ़ी होती, 5 अलग अलग वेरिएबल्स बनाए होते, तो अभी मुझे हो सकता था 5 मिनट लग जाते या हो सकता था 5 घंटे लग जाते इस आंसर को निकालने में, और शायद फिर भी नहीं निकलता। क्योंकि अभी ये 5 वैल्यू अगर ये 50 हो जाएंगी तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जिस तरह से मिन फंक्शन है उसी तरह से मैक्स फंक्शन है। मैक्स फंक्शन कहता है आप मुझे लिस्ट दो, मैं आपको उस लिस्ट का जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो लाकर आपको दे दूँ। सबसे बड़ा एलिमेंट जो भी होगा, अगर मुझे ये पता करना है कि भाई एम्प्लॉयर का, कंपनी के मालिक का टोटल एक्सपेंस कितना आता है सैलरीज के ऊपर, तो मुझे क्या करना चाहिए, इन सारी सैलरीज का सम कर देना चाहिए। हम मैन्युअली कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर हमें आता है। लेकिन अगर हमने इन सारी वैल्यूज को लिस्ट में रखा हुआ है, तो एक रेडीमेड फंक्शन है जिसका नाम है सम। सम फंक्शन कह रहा है आप मुझे लिस्ट दो, मैं उस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का सम करके आपको दे दूंगा। 50,000 इन 5 एम्प्लॉय पे खर्चा आता है। अगर मुझे ये निकालना हो कि ऑन एन एवरेज पर एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, तो क्या प्रोग्रामेटिकली लॉजिक होगा, उसका कोई रेडीमेड फंक्शन नहीं है। लेकिन आप सोचिए जो मैंने पढ़ाया है उसमें से क्या यूज करें कि उसका आंसर आ जाए। ऑन एन एवरेज पर एम्प्लॉय सैलरी निकालनी है, तो कैसे निकाली जाएगी, एवरेज कैसे निकालते हैं, बहुत सारी वैल्यूज का सबको सम कर देते हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 10th में आपकी जो मार्क्स आए होंगे आपने ऐसे निकाले होंगे एग्रीगेट मार्क्स, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को सम कर दिया, भाग कर दिया नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। तो यहाँ भी यही करेंगे। तो सबका सम ये आ गया। अब भाग करना है किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब कितने लिस्ट में एलिमेंट है, अरे गिनने नहीं है, लॉजिक लगाना है, कोड बनाना है। क्योंकि आज 5 हैं, हो सकता है कल को इसमें 4 एलिमेंट और आ जाएं, हो सकता है 2 एम्प्लॉय रिजाइन करके चले जाएं कहीं और। तो आपको कुछ ऐसा लिखना है कि जिस समय
हम एवरेज निकाल रहे हैं, उस समय के एलिमेंट का सम और उस समय कितने एलिमेंट है वो आ जाएंगे। तो डिवाइड किससे कर दें, लेंथ ऑफ एक्स। लेंथ फंक्शन क्या निकालेगा, लिस्ट की लेंथ, नंबर ऑफ एलिमेंट तो बताएगा। तो जिस समय मैं पूछ रहा हूँ उस समय कितने हैं उसके हिसाब से आंसर अपने आप आएगा। 10,000 ऑन एन एवरेज जो सैलरी आ रही है वो 10,000 आ रही है। ये जीरो लेवल की हमारी क्या है, एनालिटिक्स है। जिन लोगों का कोर्स डेटा एनालिटिक्स है उनकी शुरुआत यहाँ से ही होती है। सबसे पहला टास्क उनको यही दिया जाता है, आपको एक डेटा दे दिया जाएगा, मैंने अभी आपको ऐसे लिख दिया है, रियल टाइम पे आपको एक्सेल फाइल दी जाएगी। उस एक्सेल फाइल में एक सैलरी नाम से कॉलम होगा और आपसे कहा जाएगा ढूंढो इसमें से मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, एवरेज सैलरी, और बताओ कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एम्प्लॉयज की सैलरी पर काम किया जा रहा है। तो ये जीरो लेवल की प्रैक्टिस होती है। जब आप डेटा एनालिटिक्स में जाते हैं तो मान के चलते हैं इतना तो आता ही होगा, ठीक है। तो जितने भी कलेक्शन हैं, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे सेट हो, इन सब का यूज डेटा एनालिटिक्स के अंदर होता है। सिर्फ डेटा एनालिटिक्स में ही नहीं होता है, अदर फील्ड में भी होता है। तो ये तो एक कॉमन टॉपिक है जो आपको आना ही चाहिए, कलेक्शन टाइप। आज पहली क्लास है ना आपकी, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा होगा, समझ में तो नहीं आ रहा होगा ना कुछ, आ गया। अब जब आपसे कहा गया था कि लिस्ट टपल सेट कलेक्शन में स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि वैल्यू सिमिलर टाइप की रखें, मान लीजिए हमने नहीं मानी बात आपकी और हम क्वेश्चन पूछने लगे कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, अलग अलग टाइप की रखना जब अलाउड है तो क्या समस्या है। हमने कहा देखो, रखने में कोई समस्या नहीं है, प्रिंट कराते समय कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही आप मिनिमम मैक्सिमम निकालने जाओगे एरर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंटरनली वो कंपैरिजन कर रहा है। भाई इफ एल्स तो लगेगा, आप लगाएं, आप नहीं लगाएंगे तो किसी ने लगा दिया है पहले से, और जहां लगा दिया उसका यूज कर लो। तो मेन फंक्शन जिसने बनाया होगा उसके अंदर पहले से इफ एल्स लगा हुआ है। अब इफ क्या करता है, वो हर वैल्यू को एक दूसरी वैल्यू से कंपेयर करता है। अब लेस देन कंपैरिजन और ग्रेटर देन कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों वैल्यू कंपैटिबल हो। इंटीजर का इंटीजर से लेस देन ग्रेटर देन कंपैरिजन कर सकते हो, इंटीजर का फ्लोट से कर सकते हो, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग से हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग का इंटीजर से, स्ट्रिंग का फ्लोट से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसीलिए लिस्ट में मना किया गया अलग अलग कॉन्टेक्स्ट की अलग अलग टाइप की वैल्यू ना रखी जाए, स्पेशली कब, जब आप डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हो। सिर्फ प्रिंट कराना मकसद था तब तक सही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ये ऑपरेशन करने आएंगे वैसे ही एरर आनी शुरू हो जाएगी, ना मिन चलेगा, मैक्स भी नहीं चलेगा, नहीं ना मैक्स चलेगा, एरर आ जाएगी। एवरेज भी नहीं चलेगा, सम भी नहीं, कुछ नहीं चलेगा। सब अनसपोर्टेड, नॉट सपोर्टेड, नॉट सपोर्टेड, अनसपोर्टेड, एक ही बात है, नॉट सपोर्टेड और अनसपोर्टेड। लेकिन अगर आप इस लिस्ट में सारे के सारे स्ट्रिंग रख दें, अजय, विजय, सोनू, मोनू, तो ये सब चलने लगते हैं क्योंकि सब सेम टाइप के तो हैं। तो उस केस में मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एक क्लास में कई स्टूडेंट्स हैं, अब उनका रोल नंबर मुझे असाइन करना है। तो क्या पैरामीटर होता है किसी स्टूडेंट का रोल नंबर असाइन करने का एक क्लास के अंदर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है उसका रोल नंबर हम ए से कर देंगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन।
पहला लेटर अगर किसी का नाम अजय है, किसी का नाम अभिषेक है, तो दोनों का रोल नंबर एक तो हो नहीं सकता। तो आप ए के बाद अगला लेटर मैच करो। अजय में जे आ रहा है, अभिषेक में बी आ रहा है, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, तो अभिषेक का रोल नंबर पहले आएगा, अजय का बाद में आएगा। तो सेम मैनर में यहाँ भी काम होता है। तो अब आप अगर मिनिमम मैक्सिमम और सब निकालने आओगे तो चलेगा। तो ये तो हमारी एरर्स है। मिनिमम ऑफ एक्स बताओ, अजय विजय सोनू मोनू में सबसे छोटा कौन है? जो पहले आता है वो छोटा है। डिक्शनरी ऑर्डर में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा इन सब में? अजय, ए से शुरू हो रहा है। सबसे बड़ा कौन है इसमें? विजय, बी सबसे लास्ट में आता है। सम। तो जब ऐसी लिस्ट का सम करते हो जिसमें सब स्ट्रिंग है, तो कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। अजय प्लस विजय प्लस सोनू प्लस मोनू मिलकर एक हो जाएंगे। मिनट कहाँ से आ गई? सम। अजय और विजय तक तो आ गया, लेकिन जब सम करने गए तो सम नहीं चल रहा है, कॉन्कैटिनेशन भी नहीं कर रहा, सिर्फ यही चल गया, मिनिमम मैक्सिमम, सम नहीं चला। तो जनरली शायद हम नहीं चाहेंगे इस तरह के ऑपरेशन को स्ट्रिंग पे परफॉर्म करना, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिबल नहीं बनते। हाँ, नंबरों के साथ ये बहुत ज्यादा सेंसिबल है। तो जनरली हम नंबर्स के साथ ही अपना इस तरह के ऑपरेशन करना चाहते हैं। तब तो इससे पहला वाला प्रोग्राम था, उसमें एक चीज रहेगी बताने से। मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया, सम आ गया, एवरेज आ गया। सर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, छोटे से बड़े क्रम में अरेंज कर दो, सभी सारी सैलरी को दिखाओ, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या है, सॉर्टेड नाम का एक फंक्शन है। सॉर्टेड फंक्शन कहता है आप मुझे लिस्ट दो, मैं उस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में सॉर्ट कर दूंगा, और ऐसा करके एक नई लिस्ट क्रिएट करूंगा। एग्जिस्टिंग लिस्ट जो आप मुझे दे रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं करूंगा, एक नई लिस्ट बनाऊंगा, और उस नई लिस्ट के अंदर आपके एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर आ गए होंगे। अब अगर मैं y को प्रिंट कराऊंगा, तो y हमारा x के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े क्रम में रखा है। 8,000, 9,000, 10,000, 11। अगर दो सैलरी सेम होती तो वो बराबर लगातार आ जाती, जैसे दो सैलरी 10,000 है, तो 8,000, 9,000, 10,000, 10,000, 11,000, 12,000 ऐसे करके आप। अगर किसी का एक्सपीरियंस सी लैंग्वेज में है तो इस काम को करने के लिए 6 महीने लगते हैं। बताता हूँ क्यों लगते हैं। क्योंकि इस काम को करने की 10 एल्गोरिथम है। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सॉर्टिंग खत्म ही नहीं होती वहां पर। और किसी भी काम को करने का रेडीमेड फंक्शन नहीं है, ये सारी सॉर्टिंग का कोड मुझे लिखना पड़ता है। एक एक सॉर्टिंग का कोड लिखने के लिए 15-15, 20-20 लाइन लगती है। 15 लाइन लिखने में समय नहीं लगेगा, लेकिन वो 15 लाइन लिखनी क्या है वो सोचने में 2 दिन लग जाएंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सॉर्टेड फंक्शन है, ये इंटरनली क्विक सॉर्ट का यूज करता है, अगर आप जानना चाहते हैं। अदरवाइज इसको आप स्किप करिए कि क्या कर रहा है अंदर, क्योंकि पाइथन का पर्पस यही है, एब्स्ट्रैक्शन। अंदर क्या हो रहा है वो बहुत ज्यादा अगर आप जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सी पढ़िए, क्योंकि सी में कुछ है ही नहीं रेडीमेड, सारा कोड खुद ही लिखना पड़ता है। पाइथन का पर्पस है प्रोडक्टिविटी हाई रखना। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है सुबह 10 बजे सिस्टम लॉग इन करोगे और शाम को 6 बजे जब लॉग आउट करके जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा काम करके जाओ।
ज्यादा से ज्यादा काम तभी कर पाओगे जब आप रेडीमेड कोड का इस्तेमाल करोगे, गूगल से कॉपी करके पेस्ट करोगे। खुद से लिखोगे तो कितना कर दोगे 8 घंटे में? 15-20 लाइन लिख पाओगे खुद से लिखोगे? क्योंकि सोचोगे पहले लिखें क्या, उसी में सारा टाइम निकल जाता है। तो कंपनी कह रही है मैंने तो एक दिन की सैलरी दी आपको, कितना काम करा आपने, 15 लाइन का प्रोग्राम लिखा, बेकार हो आप। उनको आपकी नॉलेज से मतलब ही नहीं है, नॉलेज कितनी है कितनी नहीं है। वो कहते हैं शाम को जाओगे तो कितना काम करेगा ये बताओ, वही बढ़िया एम्प्लॉई है उनके लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम तो रेडीमेड लाइब्रेरीज का यूज करेंगे, रेडीमेड कोड का यूज करेंगे, अपना क्यों लिखेंगे भाई साहब? हम तो ज्यादा से ज्यादा गूगल पे कॉपी पेस्ट करके लाएंगे कोड को अपना। तो ये चीज हमें आनी चाहिए ना, लेकिन गूगल से क्या कॉपी करना और कहाँ चिपकाना है प्रोग्राम में, ये सीखना है पहले। हमें यही नहीं आता कि जो कॉपी करा है वो कहाँ लगाना है, तो बस समय खराब करते रहोगे उसमें बैठे बैठे। उसके लिए लैंग्वेज का फंडामेंटल आने चाहिए। तो फंडामेंटल क्या होगा? क्योंकि गूगल पे जो कोड मिलेगा वो जरूरी नहीं है एज इट इज आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मिल गया है। आपको सैलरी सॉर्ट करनी है, हो सकता है वहां पर उन्होंने एज को सॉर्ट कर रखी हो। अब पैटर्न तो एक ही है, अब आपको सोचना पड़ेगा, या बात तो एक ही है, उसी को उठा लाते हैं अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, तो चेंज तो करना ही पड़ेगा। और उस चेंज को करने के लिए नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज। बस उतनी नॉलेज चाहिए कि जो कॉपी करके पेस्ट किया है अपने हिसाब से चला पाए। अगर उतनी नॉलेज में नहीं है तो बेकार इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगे। क्यों सीख नहीं सकते? हर चीज सीखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आज जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ उसमें जो यूज हो रहा है, क्या पता वो अगले प्रोजेक्ट में यूज होगा कि नहीं होगा। क्या करूंगा सीख कर फिर उसमें? अगले प्रोजेक्ट को अगली बात ही निकलेगी, तीसरे प्रोजेक्ट को तीसरी बात निकलेगी, कहाँ तक सीखोगे? फंडामेंटल लॉजिक सीखो, गूगल से उठाओ, और जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उसको कस्टमाइज कर दो। यही चलता है इंडस्ट्री, यही सही तरीका है प्रोडक्टिविटी का। लर्निंग और अर्निंग ये दो अलग बातें हैं। सी इज फॉर लर्निंग, नॉट फॉर अर्निंग। जावा, पाइथन, डॉट नेट, दीज लैंग्वेजेस फॉर अर्निंग, नॉट लर्निंग। सीखने वाली लैंग्वेज तो एक ही है, सी, क्योंकि वहां पर उसने कुछ दिया ही नहीं रेडीमेड। अभी मैं सॉर्टिंग जो पढ़ा रहा था, मैंने बोला 6 महीने में खत्म होती है, जो हमारी 6 सेकंड में खत्म हो गई। ठीक है, चलो। अब सर ये जो सॉर्टिंग हुई है वो असेंडिंग ऑर्डर में हुई है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो बेटर हो, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों के मालिक सबसे पहले वो सैलरी देखना चाहते हैं जो हाईएस्ट होती है। एक यूनिवर्सिटी में 1 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होंगे वो सबसे पहले वो मार्क्स देखना चाहेंगे जो हाईएस्ट आए हैं। तो ऐसा करने का मतलब हो गया कि मुझे सॉर्टिंग करनी है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है, बड़े से छोटे क्रम में करनी है। अब कैसे करेंगे? तो ये जो सॉर्टेड फंक्शन है यही इस काम के लिए यूज किया जाएगा। सॉर्टेड फंक्शन अपनी लिस्ट पास कर दीजिए और इसको बता दीजिए कि आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, और जो रिजल्ट आया है उसको रिवर्ट कर देना। जब रिवर्ट कर दोगे तो जो लास्ट एलिमेंट था वो सबसे पहले आ जाएगा, जो पहला वाला था वो लास्ट में चला जाएगा। पूरी की पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी हमारी, रिवर्ट हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसा कहना पड़ेगा, तो कैसे कहेंगे? सॉर्टेड फंक्शन में अपने लिस्ट पास करने के बाद लिखेंगे रिवर्स इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब है पहले इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जाएगा, फिर उसको रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करके जो लिस्ट बनी होगी वो एक नई लिस्ट होगी, एक्स में चेंज नहीं होगा। मैंने उसे जेड वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ये लो, बड़े से छोटे क्रम में ये सारी आ गई। सॉर्टेड फंक्शन क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम ही यूज करेगा, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाओ चाहे डिसेंडिंग में करो। अच्छा मान लीजिए सर, जब मैं प्रोग्राम बना रहा था तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने अलग अलग वेरिएबल बना दिए। S1 वेरिएबल में 10,000 रख दिया, S2 वेरिएबल में 8,000 रख दिया, S3 वेरिएबल में 11,000 रख दिया, S4 वेरिएबल के अंदर
14,000 रख दिया, और S5 वेरिएबल के अंदर मान लीजिए 9,000 रख। अब मुझे याद आया यार कि लिस्ट बना लेनी चाहिए थी। शुरू में याद नहीं आया, शुरू में मैंने अलग अलग वेरिएबल ही बना लिए। तो लिस्ट ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें वेरिएबल दे दो। ऐसा थोड़ा ना किसी वैल्यूज आप हमें दे सकते हो, वेरिएबल दे दो, S1 S2 S3 S4 S5। कोई सैलरी और देनी है तो वो भी दे दो, मान लो 20,000, 4,000। तो इस तरह से जब आप लिस्ट बनाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस समय सारी वैल्यूज ही आपको देनी होंगी। आप वेरिएबल्स भी लगा सकते हैं, दोनों को मिक्स कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाकी काम आप करना जानते हैं। अब इनका मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, बड़ी आसानी से निकल आएगा। अब तो लिस्ट में आ गए हम। तो अगर आपके पास अलग अलग वेरिएबल हैं, उनसे लिस्ट बनाना चाहते हो तो भी बना सकते, मिनिमम मैक्सिमम सब आ जाए। बेटर है पहले से ध्यान रखो, क्योंकि वेरिएबल का स्पेस तो खराब कर ही दिया आपने, प्रोग्राम की लेंथ बढ़ाई दी आपने बिना मतलब। वही तो 5 वेरिएबल 50 हो जाते तो बड़ा दुख होता कि 50 वेरिएबल बना भी लिए, मेमोरी खराब भी कर ली, कोड की लेंथ बढ़ा ली, और घूम फिर कर लिस्ट पे ही आ गए। इसका अच्छा पहले ही याद रखो। याद रखना तब आएगा जब हमारी हैबिट होगी। तो भी चीज याद तभी तो रख पाते हैं जब हैबिट होती है। हैबिट ही नहीं होगी तो याद थोड़ी रख पाएंगे। चलिए अब लिस्ट पर कुछ ऑपरेशंस करने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए लिस्ट में इनिशियली मेरे पास कुछ वैल्यूज थी। क्या ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, आगे के स्टेटमेंट में मैं इस लिस्ट में एक और वैल्यू ऐड करना चाहूँ, या इसमें से किसी को डिलीट करना चाहूँ? ये सब आप कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट इज मॉडिफाइएबल, या लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट इज म्यूटेबल का मतलब होता है कि लिस्ट बन जाने के बाद आप लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। आपको लगता है कि गलती से 20 रख दिया, तो बदल दो, उसकी जगह जो रखना है वो रख दो। तो लिस्ट लिस्ट को क्रिएट करने के बाद उसमें चेंजेस अलाउड है। इस फीचर को टेक्निकल वर्ड से हम जानते हैं, और वो वर्ड क्या है, म्यूटेबल। लिस्ट इज म्यूटेबल या मॉडिफाइबल। कैसे करेंगे अब ये देखो। तो अब अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस करना है तो इंडेक्स पर जाकर रिप्लेस करेंगे। जैसे मुझे जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को रिप्लेस करना है तो लिखूंगा एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू 100। तो क्या करेगा, एक्स के जीरो इंडेक्स पर जाएगा और किसको असाइन करके आ जाएगा, 100 को। 10 10 ओवर राइट हो गया, अब 10 नहीं रहा, अब लिस्ट में आ गया 100, 20 और 30। 100, 20 और 30। सर मुझे ना रिप्लेस नहीं करना है, मुझे नया एलिमेंट ऐड करना है। अब ऐसा करने के लिए लिस्ट के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। कल मैंने स्ट्रिंग के मेथड पढ़ाए थे, लोअर, अपर, स्टार्ट विद, एंड विद, स्ट्रेट, रिप्लेस, काउंट। इसी तरह से लिस्ट के अपने मेथड जो सिर्फ लिस्ट पर चलेंगे, स्ट्रिंग पे नहीं चलेंगे। तो उनमें से एक मेथड है जिसका नाम है अपेंड। जिस लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं उस लिस्ट पे डॉट लगा के अपेंड मेथड कॉल करेंगे, और अपेंड मेथड बताएंगे वो वैल्यू जो आप एक्स नाम की लिस्ट में अपेंड करना चाहते हैं। लेट अस सपोज 50। अपेंड इस लिस्ट में 50 को ऐड कर देगा किस पोजीशन पे, लास्ट। अपेंड हमेशा लास्ट में ऐड करेगा, आपसे पूछेगा नहीं कहाँ ऐड करूँ, बाय डिफॉल्ट लास्ट में जाके ऐड कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, 50 कहाँ आ गया हमारा, लास्ट में आ
अच्छा, मुझे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर ही एलिमेंट को ऐड करना हो तो मैं लास्ट में नहीं ऐड करना चाहता, तो उसके लिए इंसर्ट नाम का मेथड है। इंसर्ट मेथड आपसे दो चीजें पूछेगा, इंडेक्स और अपना एलिमेंट। मान लीजिए मैंने कह दिया फर्स्ट एलिमेंट, मान लीजिए ऐड कर दो 60, तो पहला वाला इंडेक्स है, दूसरा वाला आपका एलिमेंट। अब ये बताइए, जो फर्स्ट पोजीशन पर होगा क्या वो रिप्लेस हो जाएगा या वो राइट शिफ्ट हो जाएगा? राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट प्लेस पर अभी है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा, सारे एलिमेंट राइट शिफ्ट हो जाएंगे। देखो फर्स्ट पे पहले 20 था, अब फर्स्ट पे 60 आ गया, तो बाकियों को राइट शिफ्ट कर दिया। तो अगर आप लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो अपेंड, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे करना चाहते हैं तो इंसर्ट। ये आपका रिप्लेस कर देगा, ये लास्ट में ऐड करेगा, ये आपके बताए गए इंडेक्स पर ऐड करेगा। अब क्या हम लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं? आंसर इज यस, लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लिस्ट है 10 20 30 40 50 60 70, ये एलिमेंट मैंने रखी है, ठीक है, फिर 10 रखी। अब अगर मुझे किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो लिस्ट के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे रिमूव, और रिमूव के अंदर वो वैल्यू पास करेंगे जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं जानबूझ के 10 को ही रिमूव करना चाहूंगा क्योंकि 10 दो जगह पर आ रहा है। तो अगर मैं किसी वैल्यू को रिमूव करना चाहता हूँ तो रिमूव मेथड का यूज करेंगे और वो वैल्यू पास कर देंगे रिमूव मेथड को जिसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ लिस्ट से। अगर वो वैल्यू एक ही जगह पर है फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उस जगह से रिमूव हो जाएगी और बाकी एलिमेंट पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई वैल्यू एक से ज्यादा जगह पर आती है तो सिर्फ पहली जगह से ही रिमूव होगी, बाकी सब जगह पर वो एज इट इज बनी रहेगी। इसका मतलब जब मैं रिमूव 10 करूंगा और लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो सिर्फ पहली पहली बार 10 कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, सिर्फ यहाँ से रिमूव होगा। बाकी कहीं और अगर 10 आता है तो एज इट इज हमारा लिस्ट में नजर आएगा। यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ वाला है, यहाँ वाला। तो अगर आप सारे 10 रिमूव करना चाहते हैं तो लूप लगाकर एक आपको लॉजिक सोचना होगा, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है लाइक रिमूव ऑल। जो हमने नया दिया है, अपेंड एक बार में एक वैल्यू ऐड करवाएगा, और अगर एक से ज्यादा वैल्यू ऐड करनी है तो पहले एक से ज्यादा वैल्यू को लिस्ट में रखो। फिर एक मेथड है एक्सटेंड, एक्सटेंड मेथड में आप क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू लिस्ट बनाकर पास कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर रिमूव हो गया हमारा, अभी मैं करा दूंगा, पहले डिलीट वाला कर लेते हैं, फिर जो आपने पूछा वो करा दूंगा। अब मान लीजिए मुझे ये पता है कि किस पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव करना है, कौन सा रिमूव करना है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस पोजीशन से एलिमेंट रिमूव हो गया। तो फिर ऐसा करने के लिए हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है जिसको कीवर्ड से लिखा जाता है, कोई सिंबल नहीं है इसका, और डेल पर हम लिस्ट और साथ में क्या बताएंगे, इंडेक्स। जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो कौन है जीरो इंडेक्स पर,
जीरो इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है अभी जो डिलीट होगा? तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी ऑपरेशन जिस लाइन पर हो रहा है उस लाइन पर लिस्ट जो अपडेट हो गई है उसके साथ होगा। भाई जीरो इंडेक्स पे 10 तो यहाँ पर है। अब जब आपने यहाँ से 10 को रिमूव कर दिया तो अब ये 10 तो रिमूव हुआ होगा, तो अब जीरो इंडेक्स पर कौन आ गया होगा? 20 आ गया होगा। तो किसी भी प्रोग्राम में अगर हम किसी पर भी इस तरह से ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑपरेशन जो इनिशियल हमने बनाई था वेरिएबल उस पर नहीं होते, जो हम आगे बढ़कर उसको अपडेट करते रहते हैं उस अपडेटेड के साथ होते हैं। जैसे हमने यहाँ लिस्ट बनाई थी, तो अगर मैं यहाँ पर कोई ऑपरेशन करूंगा लिस्ट के साथ, तो ये मानकर नहीं करना है कि वो इस वाली लिस्ट पर हो रहा है, इस लाइन से पहले लिस्ट क्या हो चुकी है उस पर ऑपरेशन हो रहा हो। ठीक है, तो अब जीरो इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो 20 रहा होगा, वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो देखो 20 रिमूव हो गया, जीरो इंडेक्स पर जो होता वो रिमूव हो गया होता। हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है पॉप। उसमें वैल्यू पता थी, यहाँ पर इंडेक्स पता है, ये इंडेक्स है, यहाँ पर ये वैल्यू है, यहाँ पर ये इंडेक्स है, ये डिफरेंट। इंडेक्स मेथड से, जैसे स्प्रिंग के अंदर कल मैंने इंडेक्स मेथड पढ़ाया था, वो मेथड यहाँ भी चलता है। लिस्ट में भी इंडेक्स मेथड है, एक्स डॉट इंडेक्स 10, तो 10 का इंडेक्स आता है, फिर उसे आप रिप्लेस करोगे। पॉप मेथड, पॉप मेथड कहता है कि मैं भी डिलीट की तरह ही हूँ, सिर्फ एक फायदा मेरा यह है कि मैं आपसे इंडेक्स पूछूंगा, मान लीजिए 0, तो अब 0 का मतलब कौन होगा? 30, क्योंकि ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। तो अब जो भी एलिमेंट इस समय लिस्ट के जीरो इंडेक्स पर मैं उसको डिलीट करूंगा। ये भी आपसे इंडेक्स ही पूछ रहे हैं, तो फिर इसमें और डेल में क्या फर्क है? ये आपको बताएगा भी कि जो डिलीट करा एलिमेंट वो कौन था, जबकि डेल आपको बताता नहीं है जो डिलीट हुआ वो कौन था, आप जानो क्या था, लेकिन ये हमें बताएगा भी। तो अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करूं और साथ में वो एलिमेंट भी प्रिंट कर लूं, तो मुझे देखो पता होगा कौन डिलीट हुआ है। 30, 30 यहाँ से डिलीट हुआ। तो पहली बार अगर आज आपकी लाइफ में पॉप वर्ड आया है, तो कंप्यूटर साइंस में नो मैटर आप कभी जावा पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, डॉट नेट पढ़ेंगे, या फ्यूचर में आने वाली कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे, पॉप शब्द का मतलब होता है जो चीज डिलीट हो रही है उसको लाकर भी देना। इसको पॉप करना कहते हैं। तो डिलीट करना और पॉप करना ये दो अलग शब्द हो गए। पॉप करना डिलीट करना तो होता ही होता है, साथ में जिसको डिलीट किया गया वो लाकर देना भी होता है। पॉप का एक तीसरी क्वालिटी, पॉप में तीन क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी वो डिलीट करता है, दूसरी क्वालिटी जिसको डिलीट करता है उसको लाकर भी देता है, तीसरी क्वालिटी अगर आप नहीं बताएंगे कि किस इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करा जाए तो अपने आप वो लास्ट को डिलीट कर देता है। या तो आप बता रहे हैं इंडेक्स और नहीं बता रहे हैं, तो जो लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट कर देगा। लास्ट कौन था? ये वाला 10, अब वो लिस्ट में से डिलीट हो गया, वो हमने ई में स्टोर करके रख दिया। अगर मैं इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएं, लिस्ट बनी रहे खाली, तो लिस्ट के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे क्लियर।
क्लियर मेथड कुछ नहीं पूछेगा आपसे, जितने एलिमेंट अभी प्रेजेंट हैं लिस्ट में इस लाइन पर उन सबको डिलीट कर देगा और लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था उसको डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि अपेंड मेथड एक बार में एक एलिमेंट अपेंड करेगा। अगर मैं एक से ज्यादा एलिमेंट को अपेंड कराना चाहूं तो क्या ये नहीं कर सकता? तो आंसर आया कि जब भी आप एक से ज्यादा एलिमेंट को लिस्ट में अपेंड करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको वो सारे एलिमेंट भी एक लिस्ट में रखने होंगे। मान लीजिए कि 3 एलिमेंट हैं जिनको मैं अपेंड करना चाहता हूं। अब जो मेथड है उसका नाम अपेंड से हटा के क्या रखना होगा? एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड क्या करता है? एक से ज्यादा एलिमेंट को अपेंड करने का काम करता है, लेकिन वो एक से ज्यादा एलिमेंट एक लिस्ट में ही रखकर देने होंगे। अब अगर मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा। और मान लीजिए सर मैं एक्सटेंड ना करके अपेंड ही लगाए रखता तो अपेंड एक ही एलिमेंट ऐड करेगा। कौन सा वाला? कौन सा वाला नहीं, इन तीनों को एक लिस्ट में रखेगा और लिस्ट को ही अपेंड कर देगा। देखो, यानी कि इस लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। चौथा एलिमेंट अपने आप में एक लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर इस तरह से लिस्ट आप रख सकते हैं, उसे नेस्टेड लिस्ट कह सकते हैं। मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि एक एक एलिमेंट अपेंड होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हम फिर एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं। या आप लूप लगाकर अपना कोई लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, वो भी ठीक है। मेरे पास 2 लिस्ट हैं। क्या इन दोनों लिस्ट को कंबाइन करके एक तीसरी लिस्ट में लाया जा सकता है? आंसर इज यस। 2 लिस्ट को आप कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर का तीसरा नेचर, पहले 2 नेचर हम जानते हैं। पहला था एडिशन करना अर्थमेटिक, दूसरा था 2 स्ट्रिंग पर कॉन्कैटिनेशन करना, और तीसरा 2 लिस्ट को कंबाइन करना या मर्ज करना और एक नई लिस्ट बनाकर दे देना। जितने भी मैंने अभी आपको लिस्ट में
ऑपरेशंस बताए, उसमें एक बात कॉमन है कि आप लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो पहले से ही मान ले रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि रन टाइम पर यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट में एलिमेंट को ऐड किया जाए? भाई प्रोग्राम बनाते समय मुझे नहीं पता कि मुझे क्या क्या रखना है लिस्ट में, लेकिन जब प्रोग्राम में रन कराऊंगा 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, उस समय मुझे पता होगा। तो मैं रन टाइम पर वैल्यू लेकर लिस्ट में रखना चाहता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कैसे करेंगे उसको देखिए। बताइए वैभव, क्या पूछना है? सर जब हम एडिशन करके लिस्ट को एक्सटेंड कर ही सकते हैं तो एक्सटेंड मेथड को यूज ही क्यों करें? तो इनका क्वेश्चन ये है कि जब प्लस से हम दो लिस्ट को मर्ज कर ही सकते हैं, तो एक्सटेंड की जरूरत ही क्या है? एक्सटेंड भी तो यही काम कर रहा था, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट के एलिमेंट को ऐड कर रहा था। तो दोनों में एक ही डिफरेंस है, दोनों का पर्पज एक ही है, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को मिलाना। लेकिन डिफरेंस है कि एक्सटेंड एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही चेंज कर देता है, तीसरी लिस्ट नहीं बनाता, जबकि ये क्या करेगा, तीसरी बनाएगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको आसानी से समझो। अगर मेरे पास ये दो लिस्ट हैं, और मैं यहाँ पर कर दूं x प्लस वाई, ऐसा करने से एक नई लिस्ट क्रिएट होती है, न्यू लिस्ट क्रिएट होगी। लेट अस सपोज z, x और y में कोई चेंज नहीं होगा। जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ x डॉट एक्सटेंड y, y एक लिस्ट ही है, तो ऐसा करने पर न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं होती। x list is updated, y remains same। New list is not created। एक्सटेंड तीसरी लिस्ट नहीं बनाएगा, जो पहले वाली लिस्ट है जिस पे डॉट लगाया गया है उसको अपडेट कर देगा। प्लस ना तो एक्स में चेंज करेगा ना वाई में चेंज करेगा, तीसरी लिस्ट बनाकर मुझे दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पर जेड प्रिंट करने के बाद एक्स को भी प्रिंट कराऊं और वाई को भी प्रिंट कराऊं, तो उनमें कोई चेंज नहीं आया होगा। एक्स अभी भी 3 एलिमेंट है, वाई में अभी भी 3 एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंड लगा देता तो जेड की पिक्चर खत्म और एक्स ही बदल जाता, वाई जैसा था वैसे ही रहता। तो ये डिफरेंस होता है हमारा प्लस के साथ लिस्ट को कंबाइन करना और एक्सटेंड के साथ लिस्ट को कंबाइन। चलिए, कोई क्वेश्चन किसी का इसके रिगार्डिंग? नहीं, आगे बढ़ते और उस पॉइंट पर आते हैं जो मैं आपको बता रहा था। यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिस्ट को हम एम्प्टी रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता लिस्ट में कितने एलिमेंट आएंगे।
उसके बाद अब आप यूजर से इनपुट लेकर आइए। ये आपके ब्रेन को पहले पता होना चाहिए कि आप लिस्ट में किस तरह के एलिमेंट रखना चाहते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ताकि उसी हिसाब से यूजर से आप क्या मांगेंगे, इनपुट मांगेंगे। तो मान लीजिए मुझे इंटीजर एलिमेंट को स्ट्रिंग लिस्ट में रखना है, तो मैं कोई भी यूजर से एलिमेंट ले आया, उसे इंट में कन्वर्ट कर लिया, और जो भी एलिमेंट आया वो ई में आ गया। अब ई में जो आया है वो उसको कहाँ पहुंचाना है मुझे, एक्स नाम की लिस्ट में। तो कैसे ऐड करेंगे, एक्स डॉट अपेंड, क्या कर दें, अपेंड ई। तो अपेंड का ऐड करेगा लिस्ट के लास्ट में, तो लिस्ट एम्प्टी है, तो लास्ट में हमें लगे वो पहला एलिमेंट आ गया। अब अगर मैं एक और एलिमेंट यूजर से पूछता हूँ, तो फिर से यूजर का एलिमेंट लिया और उसी में अपेंड कर दिया। तो और करने हैं तो और कर लेना, फिलहाल 2 से मेरा काम हो गया, 5 रख दो, 7 रख दो। अब अगर मैं 5 एलिमेंट को यूजर से इनपुट करके रखूंगा, तो सर ये तरीका तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है। तो जिस काम को बार बार करना पड़े, कल ही सिखाया था, कल ही खत्म करा है टॉपिक, लूप लगाना। आप लूप लगाइए ना, फॉर आई इन रेंज 5, तो ये कोड 5 बार आपका चलेगा, एलिमेंट आएगा अपेंड होगा, फिर एलिमेंट आएगा फिर अपेंड होगा। तो इस तरह से यूजर से इनपुट लेकर आप जितने चाहें उतने एलिमेंट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप मिन निकालें, मैक्स निकालें, सॉर्टिंग करें, जो करना है वो करें। चलिए, लिस्ट को क्रिएट करने के अभी 2 तरीके और हैं, उसके बाद लिस्ट का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ऑपरेशन के मामले में लिस्ट में हमने काफी कुछ पढ़ लिया, इतने से ही हमारा काम हो जाता है। लिस्ट को अभी हमने बनाना सीखा है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर वैल्यूज रखकर या फिर यूजर से इनपुट लेकर अपना बना सकते हैं। अभी 2 तरीके और हैं, उनमें से एक है लिस्ट फंक्शन। लिस्ट नाम से एक फंक्शन होता है, इससे भी लिस्ट क्रिएट हो जाती है। तो लिस्ट फंक्शन जब आप कॉल करते हैं, तो ये एक लिस्ट को क्रिएट करेगा। बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करता है, बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करेगा। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल हमें नहीं नजर आएगा, क्योंकि अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट बनानी होगी तो इससे ज्यादा आसान तो ये, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा। हमने कहा आपको बनाना भी ऐसे ही चाहिए, ये तो बस आपको बताया जा रहा कि ये भी एक तरीका है। तो कोई फिर इस तरीके का यूज क्यों करेगा, अब वो आगे सीखेंगे अभी। तो लिस्ट फंक्शन में अगर हम कोई स्ट्रिंग पास करते हैं तो कर सकते हैं, और लिस्ट फंक्शन क्या करता है, जो स्ट्रिंग आपने उसे दी है उसके एक एक करेक्टर को लिस्ट का एलिमेंट बना देता है। तो अब लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट आ गए, पहला एलिमेंट आई, दूसरा एलिमेंट एन, तो स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को एक एक एलिमेंट बना देगा ये। आसान भाषा में किसी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो ये तरीका है। मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, अब मैं चाहता हूँ उस लिस्ट के एक एक करेक्टर को लिस्ट में स्टोर कर दो, लॉजिक लगाना ही नहीं है, रेडीमेड फंक्शन तैयार है लिस्ट, ये आपसे स्ट्रिंग पूछेगा और आपका काम कर देगा। दूसरा, नहीं एक ही पास होगा। अब लिस्ट फंक्शन में
हम रेंज फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी वही लिस्ट के अंदर हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो क्विकली अगर आपने एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें लगातार इंटीजर आते हो, मान लीजिए किसी का सीरियल नंबर लिखना है, किसी का रोल नंबर लिखना है, तो जनरली इस तरह के साइंस में ये यूज हो सकता है, क्योंकि रोल नंबर सीरियल नंबर एक के बाद एक ही आते हैं, उनके बीच में गैप वैप नहीं होता। तो क्विकली ऐसी लिस्ट बनाने के लिए हम रेंज फंक्शन के साथ लिस्ट जा सकते हैं। लिस्ट फंक्शन में हम एक एग्जिस्टिंग लिस्ट भी पास कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इस लिस्ट की कॉपी बन जाएगी। तो लिस्ट फंक्शन का पर्पज होता है, इन शॉर्ट, किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से एक नई लिस्ट को बनाना। तो आप लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने का आखिरी तरीका, इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन शब्द का मतलब होता है कंसाइज वे। कंसाइज का मतलब होता है क्विक। तो आसान भाषा में कॉम्प्रीहेंशन का मतलब हो गया क्विकली लिस्ट को क्रिएट करना इन ए सिंगल लाइन स्टेटमेंट। तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट में लिस्ट को क्रिएट करना यूजिंग फॉर लूप। कॉम्प्रीहेंशन मतलब हो गया क्विक वे टू क्रिएट लिस्ट यूजिंग एक्सप्रेशन एंड फॉर लूप। एक एक्सप्रेशन और एक फॉर लूप का यूज करके फटाफट लिस्ट को बना देना। अगर ये नहीं है टॉपिक, तब कोई बिगड़ेगा नहीं काम हमारा, कोई काम रुकेगा नहीं हमारा पाइथन में। बस इतना होगा कि जो काम इससे एक लाइन में हो रहा है, इसके बिना वो 4 लाइन में होगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। तो ये ना पढ़ने से भी हमारी पाइथन रुकेगी नहीं, इसको पढ़ लेने से मेरे कोड की लेंथ कम हो जाती है, बस इतना फर्क पड़ेगा। आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं फॉर लूप का यूज करके और एक एक्सप्रेशन का यूज करके, तो आप कॉम्प्रीहेंशन से बनाइए। कैसे? सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स होगा, जो लिस्ट का वेरिएबल है वो आप बनाइए, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर, यहाँ एक्सप्रेशन और यहाँ पर ये हो गया इसका सिंटैक्स। लिस्ट का वेरिएबल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 2 चीज लिखनी है, पहले एक्सप्रेशन, उसके बाद फॉर लूप। अब
मैंने यहाँ लिखा एक्स, बना कर दिखाते बड़ा आसान सा है, कुछ है नहीं इसमें। बस भी हो गया। इस लाइन से एक लिस्ट क्रिएट होगी जो कि एक्स वेरिएबल में स्टोर हो रही है, और फिर अगली लाइन से हम प्रिंट कर रहे हैं। अब इसका फ्लो समझिए। सबसे पहले क्या होता है, ये फॉर लूप आई की पहली वैल्यू के लिए चलेगा। तो बताइए इस रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी उसमें एलिमेंट 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट आएंगे। अब लूप पहली बार 1 के लिए चलेगा, तो ये जो 1 है ये आई में स्टोर हो गया पहली बार में। उसके बाद ये एक्सप्रेशन चलता है। इस एक्सप्रेशन में आई की वैल्यू अभी क्या यूज होगी, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, क्या रिजल्ट आया, 1। जो भी रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा लिस्ट में। आपको अपेंड मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप अपेंड होगा। तो साइड में इधर लिस्ट देखते चलते हैं, 1 आ गया, कॉमा। अब ये लूप सेकेंड टाइम चलेगा 2 के लिए, आई में 2 आ गया। जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार एक्सप्रेशन चलता है। तो अब ये एक्सप्रेशन सेकेंड टाइम चला, आई की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट आया 4। जो भी रिजल्ट आया फिर लिस्ट में अपेंड हो गया। बताओ किधर अगली वैल्यू क्या आएगी, फिर उसके बाद बन गई लिस्ट। सोचो, अगर ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता और मुझसे कहा जाए कि भाई लिस्ट बनाकर दिखाइए सेम, तो मैं कैसे बनाता। तो पहले मैं एक एम्प्टी लिस्ट बनाता, फिर लूप चलाता, फिर इस लूप के अंदर जाता, आई मल्टीप्लाई आई करके आता, और लिस्ट में क्या करता है, इसे अपाइन खुद से करता। अब जाके लिस्ट तैयार हुई और उसको प्रिंट करा दूंगा। क्या फर्क पड़ा, 3 लाइन एक लाइन से रिप्लेस हो गई। प्रिंट तो देखो यहाँ भी कराना पड़ा, यहाँ भी कराना पड़ा। जो मेन था वो 3 लाइन का काम था, एक लाइन में पूरा हो गया। बस यही है कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिना इसके सारे काम हो सकते। अलग अलग सिनेरियो कॉम्प्रिहेंशन के देखिए, ताकि प्रैक्टिस हमारी होती रहे। यहाँ पर जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं वो एक्सप्रेशन एक फंक्शन कॉल भी हो सकती है, फंक्शन कॉल भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया और यहाँ लिख दिया एंटर एलिमेंट, और यहाँ लिख दिया फॉर आई इन रेंज 5। अब ये लूप 5 बार चलेगा, लेकिन जितनी बार लूप चल रहा है हर बार एक्सप्रेशन तो चलेगा, लेकिन इस एक्सप्रेशन में कभी आई का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है कि उस एक्सप्रेशन में मैं बिना आई के ही यूजर से इनपुट लाऊंगा, और यूजर से जो इनपुट आएगा वो कहाँ गया, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा, सीधा कहाँ जाकर अपेंड हो जाएगा, लिस्ट में अपेंड होगा। दोबारा लूप चलेगा, फिर से इनपुट आएगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार इनपुट आएगा। ध्यान रखना है, जब कॉम्प्रिहेंशन में लूप लगाते हैं तो इंडेंटेड ब्लॉक नहीं लगाते,
अभी तक फॉर लूप का इंडेंटेड ब्लॉक लगाते थे, जब कॉम्प्रिहेंशन में लगाएंगे तो उसका इंडेंटेड ब्लॉक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है यही उसका ब्लॉक होता है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन लिखते हो इसी को क्या माना जाता है, इस लूप का ब्लॉक माना जाता है। अलग से कोई ब्लॉक बनाने की जरूरत आपको नहीं होती। तो अब बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग इनपुट लाएगा, वो स्ट्रिंग इनपुट लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। अब आप कहोगे नहीं सर मैं तो इंटीजर चाह रहा था, तो जो इंटीजर चाह रहे थे तो जो रिजल्ट आया उसको इंट में भी कन्वर्ट कर लो। यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट बनाने का प्रोग्राम अभी मैंने बनाया था, 5 लाइन का था, 1 लाइन का प्रोग्राम है। लिस्ट का चैप्टर खत्म होता है। कभी कभी हमें बहुत सारी वैल्यूज का जब ग्रुप बनाना हो तो लिस्ट हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है लिस्ट एक अच्छा ऑप्शन? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट में, चलो एग्जांपल लेते हैं, 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। अब मुझे उन प्लेयर्स के नाम अपने प्रोग्राम में मैनेज करने हैं जो फाइनल मैच में खेले थे। 11 प्लेयर के नाम है, मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है 11 वेरिएबल बनाऊंगा अलग अलग, और हर वेरिएबल में एक नाम को स्टोर कर दूंगा। दूसरा रास्ता है मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ, उस लिस्ट के अंदर 11 वैल्यू स्टोर कर दूंगा। पहला वाला रास्ता मैं इसलिए यूज नहीं करना चाहता कि प्रोग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, 11 वेरिएबल मैनेज करने पड़ेंगे, प्रोग्राम की लेंथ बढ़ेगी अननेसेसरी। दूसरा वाला रास्ता मैं यूज करना चाहता हूँ, लेकिन मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, वो ये कि अगर मैं इस लिस्ट में नाम स्टोर करता हूँ लाइक सचिन, धोनी, सहवाग, राहुल द्रविड़, जहीर खान, हरभजन, युवराज सिंह। अब हम 2022 में आ गए, अगर आप मुझसे ये बोलें कि सर क्या 2011 में वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में धोनी की जगह पर ऋषभ पंत को रख सकते हैं? नहीं। तो हमने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, वो इतिहास बन चुका है, इतिहास गुजर गया। अब कोई टाइम मशीन तो बनी नहीं अभी तक, कागजों में तो है, हकीकत में तो टाइम मशीन आई नहीं अभी तक कि आप 2011 में जाके और टीम बदल कर आ जाए। ठीक है, तो लिस्ट के साथ प्रॉब्लम यही है कि लिस्ट तो मॉडिफाइबल है। अगर मैं इन सबको लिस्ट में रखूंगा तो मैं लिस्ट को इस तरह से फिल करा सकता हूं कि लिस्ट 0 इंडेक्स पर पंत को रख दो और ये हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जो ग्रुप आप बना रहे हो वो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आओ जो बदलता ही ना हो। एक बार आपने उसमें जितनी वैल्यूज रख दी अब वो पत्थर की लकीर हो गई, अब वो बदलेंगी नहीं। प्रोग्राम बंद हो जाएगा लेकिन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में अब वो चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो ये सही है कि मैं हिस्टोरिकल वैल्यूज के ग्रुप को मैनेज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक अनमॉडिफाइबल कलेक्शन चाहिए। क्योंकि हिस्टोरिकल वैल्यूज बदलती नहीं है।
तो ऐसा कलेक्शन जब पाइथन में दिया गया तो उसका नाम रखा गया टपल। तो जो टपल कलेक्शन है इसका यूज हम ऑपरेशन करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेशन से चेंजेस आते हैं और इसमें चेंज हो नहीं सकते। तो टपल का इकलौता पर्पज है ऐसी वैल्यूज को मैनेज करना जो इतिहास बन चुकी हैं। आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है, या आप चाहते हैं कि वो बदले ही ना कभी, तो ऐसी वैल्यूज को उठा के कहाँ रख दीजिए, टपल में रख दीजिए, लिस्ट में नहीं रखना। बाकी सब कुछ ये लिस्ट जैसा ही है। एक लाइन में इट इज इम्यूटेबल वर्जन ऑफ, जितना भी लिस्ट में पढ़ाया है सब कुछ इसमें चलेगा। हर वो चीज नहीं चलेगी जिसपे लिस्ट बदलती है। कैसे बनाते हैं टपल को? टपल को बनाने का सिंबल होता है ओपन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं, टपल। अब ये चीज हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो प्रिंट फंक्शन जब कॉल करते हैं तो ये लगाते हैं, तो सर कोई सा भी फंक्शन जब कॉल करते हैं तो ये लगाते हैं। तो ये जो पैरेंथेसिस का पेयर है, इस पैरेंथेसिस के पेयर को हम कॉलिंग या कॉल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं कि ये कॉल करवाएगा किसको, इस फंक्शन को जो यहाँ लिखा हुआ है। जब पैरेंथेसिस के पेयर को बिना किसी प्रीफिक्स के यूज करते हैं तो ये टपल है। इसके पहले कोई फंक्शन का नाम नहीं लिखा हुआ है तो ये कौन है, टपल। अगर इसके पहले किसी फंक्शन का नाम लिखा हुआ है तो ये टपल नहीं है। अभी क्या है, इस फंक्शन की कॉलिंग। ठीक है, तो एक सिंबल के कई मीनिंग है, आपको ध्यान से पढ़ना होता है कि इस सिंबल का इस जगह पर क्या मीनिंग होगा। अब आप पाइथन से लड़ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया, अलग अलग सिंबल बना दे। तो समझते ये कि कहाँ से लाएंगे इतने सिंबल फिर, कीबोर्ड में कहाँ से उनकी कीज लेकर आएंगे फिर? क्योंकि अगर हर काम को अलग अलग सिंबल से करवाएंगे तो ढेरों सिंबल की जरूरत पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये डिसीजन लिए गए हैं कि एक ही सिंबल को अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग के साथ यूज करवाते हैं। एज ए प्रोग्रामर हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इस बात को ध्यान रखना है कि इस सिंबल का मीनिंग उस जगह पर क्या था और इस जगह पर क्या है। तो अब जब मैं इस सिंबल का यूज करता हूं बिना किसी प्रीफिक्स के, अभी मत कहना प्रीफिक्स में ये आ गया, प्रीफिक्स मतलब होता है वेरिएबल। अभी ये फंक्शन कॉल है, अभी टपल नहीं है, और अभी ये टपल है। बारीक बारीक से डिफरेंसेस हैं, ध्यान से पढ़ने पर समझ में आ भी जाते हैं। अब ये एम्प्टी टपल बनकर तैयार हो गई। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं और इसका टाइप निकालूं तो ये टपल है। अगर मैं इनिशियली जानता हूं कि मुझे क्या रखना है टपल में तो मैं रख सकता हूं। टपल में डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड है। टपल में इंडेक्सिंग भी होती है। अगर आप किसी एक एलिमेंट को हिट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स पे जाके हिट कर सकते हैं। टपल पे लूप भी चला सकते हैं, एक एक एलिमेंट को अगर टपल से बाहर निकालना है तो लूप चला सकते हैं। सब कुछ वही है जो लिस्ट में पढ़ाया गया है, कोई चेंज नहीं है अभी तक, बस सिंबल चेंज हुआ है। बाकी सारी बातें नई नहीं है, सब पुरानी बातें हैं। टपल पर भी हम वो सारे ऑपरेशन कर सकते हैं जो लिस्ट पे किया था, मिन मैक्स, हर वो ऑपरेशन जो लिस्ट को नहीं बदलेगा हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे टपल पास करूंगा मिनिमम, तो टपल का मिनिमम आ जाएगा
टपल का मैक्सिमम आ जाएगा, टपल का सम आ जाएगा, सब चलेगा। मिनिमम 10, मैक्सिमम 30, सम आ गया 70। टपल को सॉर्ट भी कर सकते हो सॉर्टेड फंक्शन का यूज करके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। जब टपल को सॉर्ट करोगे तो एक लिस्ट में ही सॉर्ट होकर वो आएगी। तो टपल सॉर्ट होकर कभी एक नई टपल में नहीं आएगी। टपल के सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में रख दिए गए, लेकिन एक लिस्ट के अंदर। टपल सॉर्ट हो गई लेकिन एज ए लिस्ट। तो अभी तक तो सब कुछ चेंज ही नहीं है, सब कुछ वही हमने कहा। जो चेंज वाला पॉइंट है उसके लिए मैं अलग प्रोग्राम बना देता हूँ। अब आपको टपल वाला फील आएगा कि भाई ये टपल है, और मैं अगर आपसे कहूँ कि टपल के 0 इंडेक्स पर 10 रखा है, गलती हो गई, उसकी जगह ना 100 कर दो। तो ऐसे ही करते थे अगर लिस्ट होती तो। इंडेक्स ऑपरेटर लगाएंगे, टपल के 0 इंडेक्स पर जाएंगे और वैल्यू बदल देंगे। देखते हैं क्या होगा। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ऑब्जेक्ट शब्द को अभी आप टाइप मान लो। टपल टाइप डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अगर ये लिस्ट होती है X तो ये हो जाता। देखो अगर मैं इसको सिर्फ लिस्ट बना दूं तो कोई एरर नहीं आएगी, चल जाएगा प्रोग्राम। लेकिन मैंने कुछ प्रिंट नहीं कराया आगे, अब टपल बनाऊंगा तो एरर आ जाएगी। यही तो दिखाना है बस कि टपल और लिस्ट में एकमात्र डिफरेंस यही है। हर वो ऑपरेशन जो टपल को बदलेगा नहीं होगा, तो डिलीट भी नहीं होगा, हमने करना ही होगा। अगर मैं डिलीट करने जाऊंगा फिर मना कर देगा, डिलीट नहीं कर सकते। टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम, खत्म। इतना ही है, इससे ज्यादा ही नहीं कुछ, क्योंकि इसमें कुछ कर तो सकते नहीं। अब बस सीखना है कि टपल बनती कैसे है। तो टपल को बनाने के कुछ और तरीके हैं जो हमें अभी सीखने हैं। ऑपरेशन के मामले में कुछ है ही नहीं, खत्म। तो कर ही नहीं पाएंगे इसमें, ना पेंड होगा, ना इसमें डिलीट होगा, ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप किसी टपल में सिंगल वैल्यू रखना चाहते हैं तो उसके बाद आपको कॉमा लगाना होता है। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये टपल नहीं माना जाएगा और ये ऑर्डिनरी इंटीजर ही माना जाएगा। एक अलग प्रोग्राम से मैं इसको करके दिखा देता हूँ। सिंपल। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा तो ये टपल। कैसे पता चला? टाइप निकालो, टाइप ऑफ एक्स यहाँ पर और टाइप ऑफ एक्स यहाँ पर। पहले वाले में जो वैल्यू का टाइप है वही एक्स का टाइप होगा। अगर ये फ्लोट है तो ये फ्लोट आएगा, स्प्रिंग है स्प्रिंग आएगा, इंटीजर है तो इंटीजर आएगा। यहाँ पर ये कुछ भी हो लेकिन ये टपल है तो एक्स का टाइप टपल है। लिस्ट के साथ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टपल के साथ ट्रिकी है। सिंगल वैल्यू को टपल में रखने के लिए सिंगल वैल्यू के साथ कॉमा लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो टपल नहीं बनती। वो सिंगल एलिमेंट जिस टाइप का था उसी टाइप का वेरिएबल आपका बन जाता। दूसरा, पाइथन में जब भी किसी वेरिएबल में
एक से ज्यादा वैल्यू कॉमा लगा के रखी जाती हैं तो एरर नहीं आती, ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज को एक टपल में रख दिया जाता है। अगर आप सिंगल वैल्यू रखेंगे तो ये सही है, कोई टपल वपल नहीं बनी। जैसे ही आपने 2 3 वैल्यू रखी, ये ना सोचें कि अब एक्स में कौन सी वैल्यू आएगी, सारी आ गई। कैसे आ गई? ये सारी वैल्यूज पहले एक टपल में रखी जाएंगी। नो मैटर आप पैरेंथेसिस लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो तब भी टपल है। कैसे पता? हमने कहा देखो पता चलेगा, आउटपुट में टपल का नोटेशन आएगा, वरना कैसे पता चलेगा कि कौन है। प्रोग्राम में मैंने अगर टपल का नोटेशन यूज नहीं करा है, पैरेंथेसिस का पेयर, सिंपली कॉमा लगाकर वैल्यूज में लिखता चला जा रहा हूं, तो भी टपल फॉर्म हो रही है। जनरली रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी पुअर होती है, लेकिन अगर कभी लिखा मिल जाए, एग्जाम वगैरह में आता है ऐसा जरूर, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये एरर नहीं है, कि ये टपल है। प्रिंट क्यों करना होगा? अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि कोई यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब मुझे ऐसे स्टूडेंट के रोल नंबर को स्कोर करना है जो पास आउट हो चुके हैं। अब बताओ वो स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं, क्या उस ईयर में जाकर क्या और स्टूडेंट को ऐड या हटाया जा सकता है? नहीं। तो उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर को कहाँ स्टोर कर दो? टपल में। रखना तो पड़ेगा डेटा, कभी कोई मांग लेगा तो रखना तो पड़ेगा, तो टपल में रख लो। ठीक है। कोई बैंक है, बैंक में मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जिन्होंने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया है। अब मैं उनकी डिटेल को मैनेज करना चाहता हूँ, तो वो कहाँ रख दो? एक टपल में रख दो, क्योंकि अकाउंट तो क्लोज हो गया। अपना तो पैसा जमा कर सकते हो, ना निकाल सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, लेकिन टपल में रख लिया है, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे हाँ भाई था। तो हिस्टोरिकल वैल्यूज को मैनेज करने के लिए टपल का इस्तेमाल किया जाता है। चलो, टपल को बनाने का एक और तरीका, टपल फंक्शन का यूज करके भी टपल को बनाया जाता है। जैसे लिस्ट को बनाने के लिए लिस्ट फंक्शन है, उसी तरह से टपल को बनाने के लिए टपल फंक्शन भी है। इस तरीके से टपल आप बनाएंगे तो एम्प्टी टपल बन जाएगी। टपल फंक्शन को आप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर टपल में स्टोर कर दिए जाएंगे। आप टपल फंक्शन को रेंज फंक्शन से भी बना सकते हैं। आप टपल फंक्शन में लिस्ट भी पास कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लिस्ट है और आप चाहते हो उस लिस्ट को आप टपल में बनाना, मान लीजिए आपने प्रोग्राम लिखना शुरू करा, आपने एक ग्रुप बनाया और आपको लगता है इसमें अभी एलिमेंट का आना जाना लगा रहेगा, तो आपने लिस्ट बना दी। प्रोग्राम में एक पॉइंट पर आकर आपको लगा बस अब इसमें कोई आना जाना अलाउड नहीं है, क्या बना दो उस लिस्ट की? टपल बना दो। ठीक है। तो इस तरह से एक लिस्ट को टपल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, वाइस वर्सा ऑल्सो। टपल कॉम्प्रिहेंशन नाम से कोई टॉपिक नहीं होता, क्योंकि टपल कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन क्या कहता है? लूप चलाओ, एक एक एलिमेंट को टपल में ऐड करो। एक एक एलिमेंट नहीं हो सकता, इकट्ठे एक साथ टपल बनते ही आपको पता होना चाहिए कितने एलिमेंट, तो समझेंगे।
टपल में आप जितने चाहें उतने एलिमेंट रख सकते हैं, लेकिन एक ही मौका आएगा साहब, जिस समय टपल बनाई जा रही है उसी समय आप सारे एलिमेंट लिखेंगे टपल के अंदर। एक बार टपल बन गई, अब आप सोचोगे आगे और ऐड कर देंगे, नहीं, कोई तरीका ही नहीं। तो अगर आप यूजर से एलिमेंट इनपुट करा के लाते हैं तो पहले सारे ले आओ, लूप से नहीं, अलग अलग एलिमेंट लाओ, अलग अलग वेरिएबल में रखो, और जब टपल बनाओ तो वेरिएबल से बना दो। लेकिन लूप लगाकर टपल में एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन हो नहीं सकता, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में क्या चलेगा, लूप चलेगा। इसलिए टपल कॉम्प्रिहेंशन नाम से कोई टॉपिक नहीं रखा गया। ठीक है, तो एक कलेक्शन हो गया हमारा लिस्ट कलेक्शन, एक कलेक्शन हो गया टपल कलेक्शन। लिस्ट कलेक्शन का यूज हमें कब करना चाहिए और टपल कलेक्शन का यूज हमें कब करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी ये बैच चल रहा है, इस बैच में 23 स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में। मुझे आप सबके नाम अगर किसी कलेक्शन में रखने हो तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, लिस्ट। क्योंकि बैच अभी चल रहा है, बैच अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी स्टूडेंट आ सकते हैं, हो सकता है 2 स्टूडेंट इसमें चले जाएं। तो लिस्ट है तो लिस्ट में आना जाना अलाउड है, क्योंकि लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ, लिस्ट में से हटा भी सकता हूँ। अगर ये बैच की आज आखिरी क्लास है, अब इसके बाद ये बैच होगा ही नहीं, और आज जितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं उनका मैं एक कलेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो टपल, क्योंकि आज के बाद ये बैच होगा ही नहीं, अब आना जाना का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मुझे उस केस में क्या बनानी चाहिए, टपल बनानी चाहिए। तो ये हमारे पैरामीटर होते हैं कि कब लिस्ट कब टपल। दूसरा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं जिन पर मैं फ्रीक्वेंट ऑपरेशन करूंगा। फ्रीक्वेंट ऑपरेशन मतलब हो सकता है कि मैं एलिमेंट को जाके रिप्लेस करूं, हो सकता है मैं एलिमेंट की मल्टीप्लाई करूं, गुणा करूं, भाग करूं, कुछ भी करूं, लिस्ट में हो जाएगी, बट टपल में कुछ नहीं है। ठीक है, आज इतना रखेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में जो बाकी कलेक्शन बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे।